हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने संज्ञानात्मक विकास और शारीरिक विकास के क्षेत्र में डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे करेंगे। जैसे कि आम जीवन में आपने बुद्धि इंटेलिजेंट शब्द कई बार सुना होगा। बाल विकास में संज्ञानात्मक विकास और बुद्धि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, शेषावस्था से प्रौढ़ावस्था तक मानसिक विकास की प्रक्रिया को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। जैसे कि बच्चे का जो शेषावस्था होता है उससे स्टार्ट होता है और प्रौढ़ावस्था तक जो मानसिक विकास होता है उस प्रक्रिया को, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास, यानी कि कॉग्निशन का डेवलपमेंट। संज्ञान से क्या अभिप्राय है? कॉग्निशन से अभिप्राय है जानने की प्रक्रिया, ठीक है, जो सूचना को एकत्रित करने और संसाधित करने के माध्यम से निष्पन्न पूर्ण होती है। संज्ञान क्या है? किसी भी चीज़ को जानने की प्रक्रिया, जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको एकत्रित किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है और उसे संसाधित करने के माध्यम से और उसे अच्छी तरह निष्पादन किया जाता है। और इसमें प्रत्यक्ष ज्ञान, सीखना, स्मरण करना, समस्या समाधान और सोचना शामिल है। क्या क्या शामिल है संज्ञानात्मक में? प्रत्यक्ष ज्ञान, सीखना, स्मरण करना और समस्या का समाधान करना और सोचना, थिंकिंग, ये सब शामिल है। बुद्धि शब्द को परिभाषित करना थोड़ा कठिन है क्योंकि बुद्धि को परिभाषित नहीं किया। एक सुप्रसिद्ध परिभाषा के अनुसार क्या है? व्यक्ति के उद्देश्य कार्य करने की, यानी कि युक्ति संगत, जब कोई भी व्यक्ति कोई कार्य युक्ति संगत तर्कपूर्ण ढंग से करता है और उसे सोचता है और पर्यावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से निपटने की योग्यता ही बुद्धि होती है। यानी कि बुद्धि को परिभाषित करना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन एक सुप्रसिद्ध परिभाषा में कहा गया कि जो व्यक्ति होता है जब उद्देश्य किसी उद्देश्य से कार्य करता है और युक्ति संगत तर्कपूर्ण तरीके से सोचता है कि कोई समस्या है तो उसको कैसे निपटा जाए और पर्यावरण के साथ अपने प्रभावशाली ढंग से निपटने की योग्यता को ही बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, बुद्धि और संज्ञान प्राय एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। जो बुद्धि होती है और संज्ञान होता है उन दोनों को ही एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। अब क्या है? सही और गलत, न्याय और अन्याय के विकास की समझ चिंतन के विकास से ही संबंधित है। जब इंसान सही और गलत सोच पाता है, न्याय और अन्याय का समझ उसमें विकसित हो जाती है, तो उसका जो विकास होता है वो चिंतन से संबंधित होता है। और जो शिशु होता है उसे उचित अनुचित का बोध नहीं होता। जो भी बच्चा होता है जब पैदा होता है तो उसे उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। और जो उसका पहला सामाजिकरण होता है वो उसी से सीखता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए बच्चे को हमेशा अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहिए, उसे कभी भी गलत बातें नहीं सिखानी चाहिए। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसे ये नहीं पता होता है कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। और सामाजिकरण की प्रक्रिया, यानी समाज में रहते हुए लोगों को देखते हुए वो सही गलत सीख पाता है और करने और न करने योग्य कार्यों की भी जानकारी बच्चे को माँ बाप से मिलती है। और जो बच्चा होता है उसे कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, ये सारी जानकारी उन्हें अपने माँ बाप से मिलता है और उसके मूल्यों का एक हिस्सा बन जाता है। और जो भी ये सारी जानकारी मिलती हैं वो उसके जो मूल्य होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, उसका एक पार्ट बन जाता है। ठीक है, ये हमारे ज्ञानात्मक विकास था। अब हम सामाजिक विकास पे चर्चा करेंगे। सामाजिक विकास का संबंध उन योग्यताओं के विकास से है जो व्यक्ति को समायोजित व्यवहार करने में समर्थ बनाती है। सामाजिक व्यवहार क्या है? विकास क्या है? सोशल डेवलपमेंट वे होता है जो मनुष्य होते हैं उनकी उन योग्यताओं का विकास करता है जिससे वो समाज में समायोजित, यानी कि समाज के अनुकूल व्यवहार करने में समर्थ होता है। सामाजिक विकास का तात्पर्य बालिका के व्यक्तियों से संबंध और उनसे अंतःक्रिया है। क्या है? जब सामाजिक विकास हो जाता है तो जो बालक होते हैं, शिशु होते हैं, वो व्यक्तियों से संबंध बना पाते हैं और उनके साथ अंतःक्रिया, इंटरेक्शन कर पाते हैं। वह किसी व्यक्ति की ओर खींचती है जो अनासय ही, बिना मतलब की ही वो उस व्यक्ति की ओर खींची चल जाती है जिससे उसे प्रेम और स्नेह मिलता है। और धीरे धीरे वह अपने माँ और अन्य पालनकर्ताओं को पहचानने लगते हैं और उनसे लगाव हो जाता है। इसी लगाव की बुनियाद से भविष्य में वह अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध बनाते हैं। ठीक है, और शैशवावस्था में बालक की जो क्रियाएं होती हैं उनकी आवश्यकताओं तक केंद्रित होती हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो जो उनकी क्रियाएं होती हैं वो उतनी ही क्रियाएं करती हैं जिससे उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। और जब 7-8 साल की उम्र के हो जाते हैं तो वो आदान प्रदान, लेन देन पर आधारित स्थायी संबंध बनाने लगते हैं।
और यही समय होता है जब जो ये 7-8 वर्ष का जो समय होता है उस समय बच्चे मित्र बनाते हैं और किसी एक मित्र को अपना घनिष्ठ मित्र, बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। बालक अन्य बच्चों और वयस्कों के संपर्क में आती है और वह ऐसा व्यवहार सीखती है जो स्वीकार्य होता है। वह खाने, कपड़ा पहनने, बड़ों से बात करने के ढंग और अपनी संस्कृति संबंधित अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करती है और धीरे धीरे यह समझने लगती है कि खिलौना छीनना, किसी को मारना, बारिश से न खेलना इत्यादि ये सारे कार्य क्या हैं, सही नहीं हैं। ठीक है। और आपसी सहयोग और दूसरों की मदद और उदारता का मूल्य समझने लगते हैं कि हमें आपस में सहयोग करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और उदारता दिखानी चाहिए। और किशोरावस्था और वयस्कावस्था में दोनों दूसरे से दृष्टिकोण को समझने की योग्यता से उसे लोगों के साथ संतोषजनक संबंध बनाने में सहायता मिलती है। और जब बालक किशोरावस्था में हो जाता है और वयस्कावस्था में हो जाता है तो वो दूसरों के दृष्टिकोण को समझ सकता है, उसमें योग्यता आ जाती है और उसे लोगों के साथ संतोषजनक संबंध बनाने में भी सहायता मिलती है। ये हमारा सामाजिक विकास था। अब हमारा क्या है नेक्स्ट हमारा है भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। तो हमारा जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसका क्या है, अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो क्या है भावनात्मक विकास का संबंध क्रोध, आनंद, भय, हर्ष, खुशी, चिंता और दुख जैसे मनोभाव के उभरने और इनकी सामाजिक रूप से स्वीकार्य अभिव्यक्ति से है। जो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है वो किसके साथ संबंध करता है, क्रोध से, आनंद से, भय से, हर्ष, खुशी, चिंता और दुख ऐसे मनोभाव उभरने से और इनकी सामाजिक रूप से स्वीकार्य अभिव्यक्ति के ढंग से। जैसे ये सारे मनोभाव जो हैं हमारे अंदर विकसित होते हैं और समाज के द्वारा ये स्वीकार होते हैं, ये सारे हमारे भावनात्मक इमोशनल डेवलपमेंट है। और जैसे बालक बड़े होते हैं और व्यवहार के उचित ढंगों से अवगत होते हैं और उनमें विविध मनोभाव भी प्रकट होते हैं। ठीक। शिशु के रूप में वह केवल व्यथा और आनंद ही अभिव्यक्त करता है। जब वो शिशु होता है, बच्चा होता है, तो केवल वो व्यथा यानी डिस्ट्रेस और आनंद, दुख और आनंद की ही अभिव्यक्ति करता है और उसे के पास कोई भी भावनात्मक व्यवहार नहीं होते। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे उसे खुशी, हर्ष, भय, क्रोध, निराशा, घृणा की अभिव्यक्ति भी कर पाता है और सही ढंग से व्यक्त करना सीखता है। 4 वर्ष का बालक अपने दोस्तों से क्रोधित होकर उसे मारता है, परंतु धीरे धीरे वह किसी अन्य उचित ढंग से अपना क्रोध प्रकट करना सीखता है। जब बालक 4 वर्ष का होता है तो वो क्रोध प्रकट करने के लिए अपने दोस्तों को मारता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसे पता चल जाता है कि क्रोध करने पे हमेशा मारना ही नहीं चाहिए, तो वो अपने क्रोध को किसी अन्य ढंग से क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। अब क्या है, हम किसी भी व्यक्ति का वर्णन करते हुए अक्सर व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग करते हैं कि व्यक्तित्व क्या है। ठीक है। यदि आपने बच्चे और वयस्कों का अवलोकन किया हो तो आप अवश्य देखेंगे कि अलग अलग परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति का चिंतन, अनुभूति, व्यक्तियों से अंतःक्रिया और परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया का एक विशिष्ट ढंग होता है। अगर आप बच्चे और वयस्क का अवलोकन ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि जो अलग अलग व्यक्ति होते हैं उनके अलग अलग परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति का जो चिंतन होता है, थिंकिंग होता है, अनुभूति होता है, व्यक्तियों के साथ इंटरेक्शन होता है और परिस्थिति पर प्रतिक्रिया अलग अलग ढंग से होता है, विशिष्ट प्रकार से होता है। हर व्यक्ति का अपना अलग नज़रिया होता है। हम में से जो हर व्यक्ति का अलग व्यक्तित्व होता है। हम सभी का एक जैसा व्यक्तित्व नहीं होता है, सबके अपने सोचने के ढंग अलग होते हैं। ठीक है। अनुभूति करने का, व्यक्तियों से के साथ अंतःक्रिया करने का, ये सारी चीज़ें हर व्यक्ति का अलग होता है। यह भी व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण अंग है और यह अन्य लोगों के साथ हमारी अंतःक्रिया निर्धारित करता है। ठीक है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये भी हमारे एक व्यक्तित्व का ही एक महत्वपूर्ण अंग कि हम अपने बारे में कैसा सोचते हैं और क्या सोचते हैं, और उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण या स्नेहपूर्ण होते हैं। व्यक्तित्व का संबंध व्यक्ति के अन्य लोगों से संबंध बनाने और अपने और दूसरों के बारे में सोचने अनुभूति सुस्पष्ट से ढंग होती है। जो भी व्यक्ति का संबंध होता है व्यक्तित्व का अंतः वो दूसरों के साथ संबंध बनाने से और अपने संबंध दूसरों के साथ बनाने में और सोचने और अनुभूति से स्पष्ट होता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। शारीरिक, ज्ञानात्मक और भाषा संबंधी सामाजिक और भावनात्मक विकास के क्षेत्रों में अनुभव और सफलताओं से ही व्यक्तित्व उभरता है। अब जैसे हमारा जो शारीरिक विकास होता है, ज्ञानात्मक विकास होता है, भाषा संबंधी विकास होता है, सामाजिक और भावनात्मक, ये सारे विकास क्या होते हैं, इन सारे विकास के क्षेत्रों में जो हमारे
अनुभव होते हैं और सफलता होती है। हमारे ये सारा जो विकास होता है, शारीरिक, भावनात्मक, ज्ञानात्मक, भाषा संबंधी, सामाजिक, ये सारे क्षेत्र में जैसे हमारे अनुभव होते हैं और हमारी सफलता होती है, वैसा ही हमारा व्यक्तित्व भी होता है। अगर इन सारे क्षेत्रों में हमारा जो विकास है वो सही प्रकार से होता है तो हमारे अनुभव और सफलता भी अच्छे होंगे, तो हमारा व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। अगर किसी क्षेत्र में हमारा विकास अच्छी तरीके से नहीं होता है तो हम उस क्षेत्र में हमारी जो सफलता होती है और अनुभव होते हैं वो सही नहीं होता है, तो हमारे व्यक्तित्व पे भी उसका असर पड़ता है। अब क्या है, विकास के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे शारीरिक विकास है, ज्ञानात्मक विकास है, भाषा संबंधी विकास है, सामाजिक विकास है, भावनात्मक, ये सारे क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परस्पर संबंध है। ठीक है, एक विकास दूसरे विकास को प्रभावित करता है। जैसे कि बोल रहा है उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है। ये सारे जो विकास के क्षेत्र हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं। प्रत्येक क्षेत्र में होने वाला विकास अन्य क्षेत्रों के विकास पर प्रभाव डालता है। जो शारीरिक विकास है अगर सही प्रकार से नहीं होगा तो जो हमारा भावनात्मक विकास है, सामाजिक विकास है, ज्ञानात्मक विकास है, भाषा संबंधी विकास है, इन सारे पे उसका इफेक्ट पड़ता है। तो जो विकास है, अन्य विकास, एक विकास का क्षेत्र अन्य प्रत्येक क्षेत्र में होने वाले विकास अन्य क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है। शारीरिक कौशलों में विकास से बच्ची चल पाती है। अगर शारीरिक कौशल का विकास होगा तो हम चल पाएंगे। ठीक है, उनकी प्रक्रियाओं का क्षेत्र बढ़ेगा और परिवेश की छानबीन में उसे सहायता मिलेगी। इन क्रियाओं से उसका ज्ञानात्मक विकास भी बढ़ेगा। अगर हमारा शारीरिक विकास सही प्रकार से हुआ है तो हम अपनी क्रियाओं का जो क्षेत्र होता है उसे बढ़ा पाएंगे और जो अपना परिवेश इन्वायरमेंट है उसकी छानबीन कर पाएंगे, और जिसके थ्रू हमारा क्या होगा, ज्ञानात्मक विकास बढ़ेगा। और भाषा संबंधी विकास से संप्रेषण के ढंग को अधिक सफलता मिलती है। जब हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है तो हमारा कम्युनिकेशन का जो ढंग होता है वो सफल होता है और इसके कारण ही वह अन्य व्यक्तियों के साथ संपर्क। अब हमारा जब भाषा का सही प्रकार से विकास होता है तो हम लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर पाते हैं, जिसके थ्रू हमारा क्या होता है, व्यक्तियों के साथ भावनात्मक संपर्क बढ़ता है। ठीक है, और इस संपर्क के कारण और अंतःक्रिया लोगों के साथ हमारा भाषा का विकास अच्छे प्रकार से होता है तो हम लोगों से संपर्क बनाते हैं, और उस संपर्क से और अंतःक्रिया से क्या होता है, हमारा जो सामाजिक विकास है वो उस पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। और चिंतन बढ़ती जटिलताओं और सामाजिक संपर्क से उसे उचित और अनुचित, अच्छा और बुरा जैसी संकल्पनाओं की समझ आने लगती है। और जब हमारा सामाजिक चिंतन, जब हमारा संपर्क बढ़ता है, अंतःक्रिया बढ़ता है, तो हमारा जो सामाजिक विकास है वो बहुत ही अच्छी प्रकार से होता है, और जिससे हमारी जो चिंतन की जटिलता है और सामाजिक संपर्क है उसे भी उचित और अनुचित और अच्छा बुरा जैसी संकल्पनाओं की समझ होने लगती है। जब हम एक बालक का अवलोकन या उस पर चर्चा करते हैं तो हमें उसका एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में अध्ययन करना होगा। जब भी हम किसी बालक का या बालिका का या किसी का भी अवलोकन करते हैं तो उसका हमें संपूर्ण व्यक्ति के रूप में अध्ययन करना होगा। बालक का एक पूर्ण व्यक्ति है जिसके एक क्षेत्र के अनुभव और कौशल दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, जब भी बालक क्या है, एक पूर्ण व्यक्ति है, आगे चल के वो व्यक्ति बनेगा जिसका जो क्या होता है, एक क्षेत्र के जो अनुभव होते हैं और कौशल होते हैं उसके जो दूसरे क्षेत्र हैं विकास के, उसको प्रभावित करते हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर प्रभाव को सरलता से अलग नहीं किया जा सकता है। जो भी विकास का क्षेत्र है, भाषा संबंधी, भावनात्मक, शारीरिक, क्रियात्मक, सामाजिक, इन सारे जो विकास के क्षेत्र हैं इनको एक दूसरे से सरलता से अलग नहीं किया जा सकता। ये परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। अगर एक विकास पे प्रभाव पड़ेगा, शारीरिक विकास पे प्रभाव पड़ेगा, तो उसके जो विकास के अन्य क्षेत्र हैं उस पर भी उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और जब तक हम किसी व्यक्ति को सभी पक्षों में न जान जाएं तब तक हम उसे पूरी तरह नहीं जान पाएंगे। अगर हमें किसी व्यक्ति को जानना है तो उसको पूरी तरह से जानना आवश्यक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार के और वीडियो अपलोड कर सकूं। थैंक यू।